हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नोट सेट 2021 का एग्जाम आपका हो गया है। मैं भी आशा करता हूं सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो अपन ने पिछली एक वीडियो के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे अपन ने। अब उससे आगे के क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड पेपर है ये, वो सभी क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। और अब तो सेकंड शिफ्ट का पेपर भी हो गया है, तो पहले अपन फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपन सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिसके कारण से आगे आने वाली जो भी वीडियोस होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल पेपर ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोज है मैं चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो आशा करता हूँ आगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी। तो अपन ने कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे। ये पार्ट सेकंड है, बने रहिए आप वीडियो के एंड तक। ये सारे के सारे मेमोरी बेस्ड पेपर है जिसमें कोशिश की गई है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके ऑप्शंस एज इट इज रहे। बट मेमोरी बेस्ड पेपर में सारे ऑप्शंस सभी का सभी मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। और आपको भी यदि कोई क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो वहां पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आगे के और क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा हेल्प मिलेगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे हालांकि। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करते हैं अपन। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज के क्या कोज हो सकते हैं? ऑप्शन ए एटोनिक यूट्रस, ऑप्शन बी सब इन्वोल्यूशन, ऑप्शन सी इंस्ट्रूमेंटल असिस्टेड बर्थ, ऑप्शन डी हेमरेजिक डिसऑर्डर। तो पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पीपीएच, मोस्ट कॉमन कोज क्या है? मोस्ट कॉमन कोज है इसका एटोनिक यूट्रस। यूट्रस की टोन है वो लॉस हो जाती है, जिसको अपन एटोनिक यूट्रस बोलते हैं। तो उसके कारण से क्या हो सकता है? पीपीएच हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल डोनर? ऐसा कौन सा है जो यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं जिसको अपन? ओके, इसमें से यूनिवर्सल डोनर अपन किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए ओ पॉजिटिव को अपन यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ऑप्शन बी ओ नेगेटिव, ऑप्शन सी ए बी नेगेटिव, ऑप्शन डी ए बी नेगेटिव या फिर ए बी पॉजिटिव। इन चारों में से कौन सा होगा? तो जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है ओ नेगेटिव। जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ओके, कौन होता है ये? यूनिवर्सल डोनर होता है। क्लियर है? और यूनिवर्सल जो रिसिपिएंट होता है वो होता है ए बी वाला। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे दो क्वेश्चन आए थे, एक येलो कलर का डिस्कार्ड के लिए, एक तो फर्स्ट विथ सोइलेट ड्रेसिंग के लिए आया था और दूसरा आया था प्लेसेंटा के लिए। तो इन दोनों को अपन किसमें डिस्कार्ड करते हैं? येलो कलर में डिस्कार्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है पस विथ सोइलेट ड्रेसिंग डिस्कार्डेड इन फॉलोइंग डस्टबिन। ऐसी कौन सी डस्टबिन है जिसके अंदर अपन पस विथ सोइलेट ड्रेसिंग यानी इंफेक्टेड ड्रेसिंग है जिसमें पस भी प्रेजेंट है, तो जिसके अंदर अपन डिस्कार्ड करेंगे? ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ब्लू एंड ऑप्शन डी ब्लैक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा। यानी येलो कलर की डस्टबिन के अंदर, येलो कलर की डस्टबिन के अंदर अपन क्या करेंगे? जो इन्फेक्टेड मटेरियल है, जो सॉइलेट ड्रेसिंग है या फिर जो पस वाला मटेरियल है, उसको अपन वहां पे डिस्कार्ड करेंगे। ओके, चले नेक्स्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी रेडियस, ऑप्शन सी अल्ना, ऑप्शन डी ब्रिस्ट बोन। तो लार्जेस्ट बोन कौन सी होगी? फीमर होगी। यहां पे राइट आंसर क्या होगा? फीमर होगा। फीमर क्या है? लार्जेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूज ऑफ साइट इन आईएम इंजेक्शन ऑफ इन्फेंट फॉर डीपीटी वैक्सीन है। डीपीटी की वैक्सीन लगाने के लिए इन्फेंट के अंदर अपन कौन सी साइट का यूज करते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन।
बहुत ही ज्यादा टाइम तक ये रिपीट होता रहता है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए वेस्टस लेटरालिस, ऑप्शन बी डेल्टोइड, ऑप्शन सी डोर्सल लेटरालिस एंड ऑप्शन डी ग्लूटियल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेस्टस लेटरालिस। क्लियर है? आईएम रूट के द्वारा लगाया जाता है डीपीटी, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस का जो वैक्सीन है वो आईएम रूट के द्वारा लगाया जाता है, और इसकी जो परफेरेट साइट है आईएम इंजेक्शन की वो है वेस्टस लेटरालिस। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू एमयूएसी यानी मिड आर्म सर्क्यूम्फेरेंस, मिड आर्म सर्क्यूम्फेरेंस एक माल न्यूट्रिशन को या फिर एक न्यूट्रिशन की स्टेटस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, एक स्केल है। तो जो एमयूएसी है, मिड आर्म सर्क्यूम्फेरेंस है, मिड आर्म अपर सर्क्यूम्फेरेंस पूरा नाम है इसका, उसके द्वारा अपन यदि किसी बच्चे को मेजर करते हैं तो उसका एमयूएसी का जो लेवल है वो कितने से नीचे होगा या फिर कितना होगा कि उसको अपन माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है एमयूएसी बिलो 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी बोल रहा है एमयूएसी 12.5 to 13.5, ऑप्शन सी एमयूएसी अबव 13.5 सेंटीमीटर एंड नन ऑफ द अबव। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, बिकॉज एमयूएसी का जो लेवल है 12.5 से बिलो होता है तो उसको अपन माल न्यूट्रिशन बोलेंगे, यानी वो माल न्यूट्रिशन से सस्पेक्ट चाइल्ड होता है। इसके अलावा एमयूएसी का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 12.5 से लेके 13.5 सेंटीमीटर होता है। ये नॉर्मल न्यूट्रिशन माना जाता है, इस बच्चे का नॉर्मल न्यूट्रिशन माना जाता है। और यदि उसका जो लेवल है एमयूएसी का वो 13.5 से अबव होता है तो उसको अपन गुड न्यूट्रिशन वाला बोलते हैं या फिर वेल न्यूरिश्ड चाइल्ड बोलते हैं, वेल न्यूरिश्ड चाइल्ड बोलते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 17। नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट फॉर 24 आवर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 24 आवर्स के अंदर एक एडल्ट का नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है। ऑप्शन ए यहां पे बोल रहा है 500 ml, ऑप्शन बी बोल रहा है 1500 ml, ऑप्शन सी बोल रहा है 2500 ml एंड ऑप्शन डी बोल रहा है 3000 ml। तो दोस्तों यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बिकॉज नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है वो 2000 ml होता है, बट यहाँ पे बोथ आंसर है। ऑप्शन बी के अंदर 1500 ml दे रखा है, ऑप्शन सी में 2500 ml दे रखा है, बल्कि अपन नॉर्मल जो मानते हैं वो 1500 से 2000 ml मानते हैं। क्लियर है? इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। आगे एम्स क्या मानता है उस पर डिपेंड करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच डाइट रेस्ट्रिक्ट इन क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट। कोई क्रोनिक किडनी डिजीज है यानी सीकेडी का कोई पेशेंट है, उसके अंदर किस प्रकार की डाइट को अपन रेस्ट्रिक्ट मानते हैं कि उसके अंदर बिल्कुल दे नहीं सकते, ऐसी कौन सी डाइट है। ऑप्शन ए बोल रहा है एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन बी बोल रहा है प्रोटीन, ऑप्शन सी बोल रहा है फैट एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट। एज इट इज क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये ऑप्शन भी चेंज नहीं है, ऐसे कैसे क्वेश्चन आया था। तो कौन सी डाइट उसके अंदर रेस्ट्रिक्ट की जाती है? प्रोटीन डाइट रेस्ट्रिक्ट की जाती है, प्रोटीन डाइट रेस्ट्रिक्ट की जाती है। बिकॉज क्यों की जाती है? क्योंकि जो ग्लोमेरुलस होते हैं वहां पे फिल्ट्रेशन की रेट को बढ़ा देती है प्रोटीन, और बढ़ाने से क्या होता है वहां पे ओवर फिल्ट्रेशन हो जाता है, ओवर फिल्ट्रेशन हो जाता है, और ओवर फिल्ट्रेशन होने से किडनी और ज्यादा डैमेज हो जाती है, किडनी मोर डैमेज, यानी जो डिजीज कंडीशन है वो प्रोग्रेस के अंदर चली जाती है। इसीलिए वहां पे प्रोटीन डाइट है वो रेस्ट्रिक्ट की जाती है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो यहां पे क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू सीओपीडी पेशेंट। ऐसी कौन सा डिवाइस है जिसको यूज करके अपन सीओपीडी के पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है नेजल कैनुला के द्वारा 2 लीटर प्रति मिनट की रेट से अपन ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाए। ऑप्शन बी बोल रहा है ऑक्सीजन मास्क के द्वारा या फिर फेस मास्क के द्वारा 4 लीटर प्रति मिनट की दर से वहां पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाए, या फिर फेस मास्क से 8 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से अपन ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाए, या फिर वेंचुरी मास्क यूज करके 6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से वहां पे अपन प्रोवाइड करवाए। हालांकि वहां पे क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे वो थोड़े से डिफरेंट थे। वेंचुरी मास्क के में भी वहां पे 2 ऑप्शंस थे, ओके, एक में 4 दिया हुआ था, एक में 6 दिया हुआ था। तो उसके अंदर एक्सेप्ट पूछा हो, कहीं ऐसा भी हो सकता है,
बल्कि क्वेश्चन में पूछा यही गया था कि सीओपीडी के पेशेंट को अपन किस रेट से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं और किस डिवाइस से करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेजल कैनुला से 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से अपन ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहता है, यानी लो फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। लो फ्लो ऑक्सीजन या फिर लो फ्लो O2 प्रोवाइड टू सीओपीडी पेशेंट, प्रोवाइड टू सीओपीडी पेशेंट कार्डियोपल्मोनरी, यानी कार्डियो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का जो पेशेंट होता है उसको अपन नेजल कैनुला के द्वारा 2 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से अपन वहां पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसको अपन हाइपर वेंटिलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस का सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर क्या होता है? दोस्तों एजीडीज क्वेश्चन आया था, इसके अंदर कोई ऑप्शन भी चेंज नहीं था, सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। ऑप्शन ए बोल रहा है इंटर स्पाइनस डायमीटर, ऑप्शन बी बोल रहा है डायगोनल कंजुगेट, ऑप्शन सी बोल रहा है ट्रू कंजुगेट, और ऑप्शन डी बोल रहा है इंटर ट्यूबरस डायमीटर। तो जो ट्रू पेल्विस होती है, ट्रू पेल्विस होती है, इसका जो स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है वो होता है ऑप्शन ए इंटर स्पाइनस डायमीटर, जो कि 10.5 सेंटीमीटर का होता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है, इसीलिए यहां पे राइट आंसर क्या रह जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, डिस्पनिया पेशेंट टू प्रोवाइड विच पोजीशन। ऑप्शन ए बोल रहा है सिम्स पोजीशन, ऑप्शन बी बोल रहा है फोल्डर्स पोजीशन, ऑप्शन सी बोल रहा है टेंडलबर्ग पोजीशन, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है साइड लाइन पोजीशन। क्लियर है? तो डिस्पनिया के पेशेंट को अपन कौन सी प्रोवाइड करवाते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपन वहां पे फोल्डर्स पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, तो यहां पे राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सेम एज इट इज ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे ऑप्शन भी चेंज नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सीक्वेंस ऑफ कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर। लेबर के अंदर कार्डिनल मूवमेंट के सीक्वेंस क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एक्सपल्सन। ऑप्शन बी बोल रहा है इंगेजमेंट, फ्लेक्शन, डिसेंट, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एक्सपल्सन। ऑप्शन सी बोल रहा है इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, एक्सपल्सन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। ऑप्शन डी बोल रहा है डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सपल्सन एंड एंगेजमेंट। दोस्तों ये 4 सीक्वेंस दिए गए थे, इनमें से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होता है यहाँ पे, बिकॉज सबसे पहले जब लेबर होती है तो उसका एंगेजमेंट होता है, उसके बाद बच्चे का डिसेंट होता है यानी वो वहां से मूव होता है, फिर उसका फ्लेक्शन होता है गर्दन का, फिर उसका इंटरनल रोटेशन होता है, उसके बाद एक्सटेंशन होता है उसका, और एक्सटर्नल रोटेशन होता है वापस बाहर की तरफ, और उसके बाद उसका क्या रहता है? एक्सपल्सन हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है बच्चा। तो ये इसका क्या रहता है? सीक्वेंस रहता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, आईएम इंजेक्शन इन यूज डिग्री ऑफ एंगल। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए कितने डिग्री एंगल यूज करते हैं अपन आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए? ऑप्शन ए बोल रहा है 15 डिग्री के ऊपर अपन आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, ऑप्शन बी बोल रहा है यहाँ पे 45 डिग्री के ऊपर अपन आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, ऑप्शन सी बोल रहा है 60 डिग्री, ऑप्शन डी बोल रहा है 90 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सारी बार, यानी बहुत बार सेंचो के एग्जाम में, यूपीपीएससी के एग्जाम में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की और कोई एग्जाम हो, उस तरह के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन है वो अधिकतर पूछे जाते हैं। बल्कि एक एम्स लेवल की एग्जाम होती है, उसमें भी 10-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। ऑप्शन डी रहेगा 90 डिग्री एंगल के ऊपर अपन क्या लगाते हैं? आईएम इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इंजेक्शन डेक्स्ट्रान गिवन बाय विच रूट। जो डेक्स्ट्रान इंजेक्शन है उसको किस रूट के द्वारा, किस टेक्निक के द्वारा अपन लगाते हैं? जो डेक्स्ट्रान इंजेक्शन होता है वो आयरन का इंजेक्शन होता है, उसको किस रूट के द्वारा लगाते हैं? ऑप्शन ए जेट ट्रैक मेथड या जेट ट्रैक रूट वहां पे यूज किया जाता है, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी इंट्राडर्मल एंड ऑप्शन डी बोल रहा है इंट्रावेनस। तो सबसे ज्यादा जो डेक्स्ट्रान होता है, जो कि एक तरह से आयरन का इंजेक्शन होता है, जो कि सीवियर एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, सीवियर एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, इसको अपन जेट ट्रैक मेथड के द्वारा, जेट ट्रैक मेथड के द्वारा मींस एक तरह का आईएम इंजेक्शन का ही रूट होता है, इसके द्वारा एडमिनिस्टर करते हैं।
क्यों करते हैं? जेट ट्रैक मेथड की जो टेक्निक होती है उसके द्वारा इंजेक्शन का जो क्वांटिटी है वो वापस लीकेज नहीं हो पाती है, इसीलिए वहां पे स्किन इरिटेशन नहीं होगी, इसीलिए वहां पे क्या यूज किया जाता है? जेट ट्रैक मेथड है वो वहां पे यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड सीन इन, जो गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है वो किसमें दिखाई देता है? ऑप्शन ए बोल रहा है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर, ऑप्शन बी बोल रहा है फीटल डेथ के अंदर, ऑप्शन सी बोल रहा है आईयूजीआर के अंदर यानी इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन के अंदर, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है फीटल डिस्ट्रेस के अंदर। तो दोस्तों आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड दिखाई देता है, इसीलिए राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन ए रहेगा। ये अपने 25 क्वेश्चन हो गए। इससे आगे के क्वेश्चन जल्दी पार्ट 3 के अंदर मिलते हैं। और फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऑडियंस बहुत है, लोग वीडियो देखते बहुत है, बल्कि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।